नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज देखेंगे भारत बांग्लादेश के बीच हुए भूमि समझौते के बाद किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं वहां के स्थानीय निवासियों को, और इसके अलावा आपको दिखाएंगे एक स्कूल जहां पर बीते 3 साल से नहीं पास हुआ है 10वीं का कोई भी छात्र। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछा, क्यों नहीं बना अब तक संविधान के मुताबिक कानून, पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर। भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के बाद मुश्किल में स्थानीय लोग, दस्तावेजों में बदलाव की समस्या, निजी पहचान और जमीन मालिकाने पर उठे सवाल। चिटफंड घोटालों के पीड़ित पश्चिम बंगाल सरकार से निराश, पैसा वापस पाने की टूटती उम्मीद, अब आंदोलन की राह पर। और जींद के सिल्ला खेड़ी में सरकारी हाई स्कूल की बदहाली, 3 साल से 10वीं में नहीं पास हुआ एक भी छात्र, तो स्कूल प्रशासन ने जताई लाचारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो संविधान की भावना के मुताबिक क्यों नहीं हो रही है और क्यों नहीं सरकारों ने इसके बारे में कोई कानून बनाया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों के मुताबिक कोई कानून क्यों नहीं है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से कई खास सवाल पूछे। चीफ जस्टिस JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 324 का जिक्र किया, लेकिन अभी तक ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। बहुत सारी कमीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, लॉ कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमीशन, सब ने ये सिफारिश करी हुई है कि भाई इनकी नियुक्ति एक इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा होनी चाहिए। तो उस आधार पर यह पिटीशन फाइल करी गई थी कि कानून या तो पार्लियामेंट बनाए, और पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती है तो कोर्ट आदेश दे सरकार को कि भाई एक ऐसी इंडिपेंडेंट कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर ही नियुक्ति इलेक्शन कमीशन की जाए। कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया कि संविधान की संसद से अपेक्षा है कि वो कानून बनाएगी ताकि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। जजों ने पूछा कि अब तक कानून नहीं बना तो क्या अब सर्वोच्च न्यायालय को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के कायदे तय करने चाहिए। हालांकि अदालत ने कहा कि अभी तक इन पदों पर बेहतरीन व्यक्तियों की ही नियुक्ति हुई है। अभी तक जो आर्टिकल 324 सब क्लॉज 1 है, सोल प्रोगेटिव गवर्नमेंट का है, यानी प्रेसिडेंट का है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए, कोई पारदर्शिता के नाम पर, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कुछ किया जाए। तो अगर ये कमेटी बनाते हैं तो उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन तो कंपलसरी होगा ही होगा, और दूसरी कमेटी के अंदर वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जज या कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन तो होगा ही होगा और मेजोरिटी डिसीजन होगा। सुप्रीम कोर्ट दरअसल अनूप परनवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों की नियुक्ति से वो आज भी वंचित हैं। आइए दिखाते हैं अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। ये तब की तस्वीर है जब पश्चिम बंगाल में मशालडांगा इलाके के नौजवानों ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का जश्न मनाया था। तब 51 बांग्लादेशी एनक्लेव यानी बस्तियां भारत को सौंपी गई थी। আমরা খুব খুশি, একেবারে ভারত হওয়ার পরে আমরা আনন্দে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিলাম। যখন সংসদে বিল পাস হচ্ছিল তখন আমরা হোলি খেলেছি, তারপরে বাজি ফাটিয়েছি, মিষ্টি মুখ করেছি। আগে তো ছিটমহলে ছিলাম, তখন আমাদের কিছুই ছিল না, কোনো জায়গায় যেতেও পারতাম না, গেলেও একটা ভয় থাকতো তখন। लेकिन इन लोगों की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इनके सामने अजीब किस्म की चुनौती है। इन्हें अपनी मां, पिता और गांव के नाम बदलवाने पड़ रहे हैं। इस नौजवान की मुश्किल यह है कि अपने सर्टिफिकेट्स में उसने भारत के मनसुख सौरागढ़ी को अपना गांव दिखा रखा था। भारत के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए
उन्हें भारत के किसी आदमी को अपने पिता के रूप में दिखाना पड़ा था। এটা আমার কলেজের আই কার্ড। তো এখানে ঠিকানা আমার তখন যে ঠিকানা ছিল সেটা ছিল মশালডাঙ্গা গ্রাম, কিন্তু সেখানে আমি গ্রাম করেছি শেওড়াগুড়ি, পোস্ট করেছি মনসব শেওড়াগুড়ি। एन्क्लेव के भारत में आने के बाद वहां के बाशिंदों के आधार कार्ड बने तो सद्दाम हुसैन के असली माता पिता और गांव का नाम उस पर दर्ज हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट पर पुराना विवरण ही लिखा है। ऐसी कहानियां बहुत सारे लोगों की हैं। शिक्षा जो है वो राज्य सरकार के दायरे में आता है, तो चुन चुन के ये बच्चे लोगों का जो सर्टिफिकेट है इसको करेक्शन करना चाहिए। मुश्किलें बस इतनी नहीं हैं। मसलन मध्य मसाल डांगा के किसान बिलाल हुसैन का गांव भारत में आ गया, लेकिन इनकी जमीन के कागजात बांग्लादेश में बने हैं। जब तक ये दस्तावेज नहीं बदल जाते, भारतीय किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ वो नहीं उठा सकते। আমরা তো চাই জমির কাগজটাই আগে চাই। জমির কাগজ না হলে আমাদের তো অনেক অসুবিধা। জমির কাগজ না হলে আমরা কোনো লোন পাবো না, কোনো চাকরি ক্ষেত্রে জমির দলিল লাগবে, এই ধরনের অনেক প্রবলেম। আমার মেন সমস্যা হচ্ছে জমির দলিল। এই জমি তো কাগজ আছে আপনার? এই তো বাংলাদেশি কাগজ। इन बस्तियों के विकास के वादे केंद्र और राज्य सरकारों ने किए हैं, लेकिन यहाँ के निवासियों की सबसे पहली जरूरत है उनके सर्टिफिकेट्स और जमीन के दस्तावेज जल्द से जल्द बदले जाएं। लेकिन एक बात जो सामने उभर कर आ रही है, वह आ रही है देर होने का, और वह आ रही है राजनीतिक कारणों से इनके साथ भेदभाव किए जाने का। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारत के प्रति इनमें जो विश्वास और आगाज श्रद्धा पैदा हुई थी वह टूट जाएगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मशाल डांगा से अखिलेश सुमन। और इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने वाले अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, हमने मसाल डांगा के लोगों का दर्द देखा और सुना, लेकिन उस इलाके में मतलब 51 जो बांग्लादेशी इनक्लेव भारत में शामिल हुए थे उसमें तकरीबन 15,000 लोग रहते हैं, तो क्या सबकी यही कहानी है? सब लोग इसी तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं? सबकी यही कहानी है। एक्चुअली जो भी नौजवान है अभी वहाँ, वो लोग तभी पढ़ सकते थे जब उनके पास भारत का जन्म प्रमाण पत्र होता, उनके पास भारत के किसी का नाम होता, भारत के गांव का होता। इसी आधार पे उनको प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक में एडमिशन मिलता था। तो ये वो एक ऐसा इलाका था जो बुरी तरह भारत के अंदर ही था। वो भारत के अंदर कोई ऐसी सीमा नहीं बनाई गई थी, कोई बाड़ नहीं बनाया गया था। वो कंटिन्यूअस लगातार सतत इलाका है। वो बाहर जाते थे, पढ़ाई करते थे, फिर अपने घर आते थे। वो कहने को मात्र बांग्लादेश था, लेकिन वो भारत का हिस्सा था। लेकिन कानूनी तौर पे चूंकि उनको वहाँ का नाम पता रखना पड़ता था, पिताजी का नाम तक उनको किसी भारतीय का रखना पड़ता था, इसलिए ये गड़बड़ी हुई है। जी। लेकिन इस योजना को मतलब इस समझौते को हुए तकरीबन 1 साल हो गए हैं। 1 साल बाद भी इनके ये जो तमाम कानूनी प्रक्रियाएं थी पूरी करने में क्यों नहीं सफलता हासिल हो सकी? और किसे पूरी करना है? क्या राज्य सरकार को इसमें काम करना है या केंद्र सरकार को करना है, या दोनों ही एजेंसियों को मिलकर इन्हें भारतीय नागरिकता और भारतीय नागरिक की तमाम सुविधाएं मुहैया करानी है? बिल्कुल, चूंकि नागरिकता से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए केंद्र सरकार को इसमें प्रमुख भूमिका निभानी होगी। क्योंकि अब आप ये है एक बहुत ही अजीब तरह की मानवीय घटना है। इसमें आपको यह स्वीकार करना होगा कि वो लोग एक गलत आइडेंटिटी पे, नकली आइडेंटिटी पे रह रहे थे, और वो एक मजबूरन बनाई गई थी स्थिति थी। एक किसी ने जानबूझ के नहीं किया, वो मजबूरन ऐसी स्थिति थी, उनको जिंदा रहने के लिए करना था। तो इसमें केंद्र सरकार को एक पहल लेनी होगी और राज्य सरकार को इस पहल में साथ लेना होगा, क्योंकि शिक्षा जो मामला है वो स्थानीय सरकार का है, राज्य सरकार का है, लेकिन नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए केंद्र सरकार को उस पर अपनी संस्तुति देनी होगी। उसके अलावा ये जो इसके अलावा एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, अगर ये स्थिति है तो उस इलाके में विकास के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर विकास के काम हो रहे हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, या और दूसरे सरकारी भवन तैयार हो रहे होंगे, तो उसके लिए जो जमीन लिए जा रहे होंगे उसके कागजात को लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? वहाँ के लोग किस तरह से परेशान हैं? हाँ, निश्चित तौर पे वहाँ विकास का काम शुरू हुआ है। जब मैं पहले गया था, एक बार और पहले मैं गया था 2014 के चुनाव के पहले मैं गया था उस इलाके में, तो उस इलाके को मैंने देखा था, बहुत ही तरह एक बुरी स्थिति में वो लोग सारे लोग रह रहे थे। लेकिन अब जब मैं गया तो देखा सड़कें बन रही हैं, स्कूल वगैरह बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है, लोगों
बन रहे हैं, तो सार्वजनिक काम के लिए जो भी आप जमीन लेते हैं उस जमीन के बदले मुआवजा देना चाहिए आपको वहाँ के स्थानीय लोगों को। लेकिन चूंकि उनके पास भारत का कोई कागज नहीं है, उनके पास जो भी जमीन के कागजात हैं वो बांग्लादेश का बना हुआ है, बांग्लादेश की मुहर लगी हुई है और उस आधार पर उनको मुआवजा नहीं मिल सकता। तो इसलिए एक बहुत ही परेशानी का कारण उनका बना हुआ है। उनकी जमीन सरकार आके ले जा रही है, जब मांगते हैं मुआवजा तो बोलते हैं कि आपके पास तो कागज है नहीं, ये तो जमीन आपकी है नहीं, ये जमीन अब हमारी है, सरकार की है, सरकार तय करे कि ये जमीन किसका होगा। तो सरकारों का ध्यान क्यों नहीं है उनके वो इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराने में, उनको नागरिकता देने में ध्यान क्यों नहीं? एक सर्वे हुआ था, मैंने जब पूछा लोगों से तो उन्होंने बताया कि एक सर्वे, बेसिक सर्वे हुआ है जो उन्होंने कागज पर लिख के वो लोग ले गए हैं कि किसके पास कितना जमीन है। लेकिन एक पूरी तरह पंजीकृत होना चाहिए उसके लिए सरकारी काम नहीं शुरू हुआ है। और इस काम को शुरू करने के लिए एक केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उनकी बदली है। तो उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बदलने के लिए आपको राज्य सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत होगी। और करीब 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उस पर खर्च करने का वादा किया है। 1,000 करोड़ रुपए तकरीबन दे दिए गए हैं राज्य सरकार को, और उसके बावजूद 1 साल करीब हो गए। 30 जून को वह समझौता पूरी तरह लागू हो गया। जिनको बांग्लादेश में जाना था वो बांग्लादेश चले गए। 30 जून 2016 को लागू हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस रिपोर्ट के बाद जरूर कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी और वहाँ के लोगों को जो तमाम भारतीय नागरिक होने की सुविधाएं हैं वो हासिल हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन हमसे बातचीत करने के लिए। आगे का रुख करते हैं। आगे की खबर महिलाओं की नौकरी पेशा महिलाओं की समस्या से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है और महिलाओं की साक्षरता दर 65% से ज़्यादा पहुंच चुकी है। लेकिन हकीकत ये भी है कि नौकरी पेशा महिलाओं की तादाद पिछले 2 दशक में तेजी से गिरी है। और 2 दशक पहले जो महिलाओं की तादाद, नौकरी पेशा महिलाओं की तादाद 42% हुआ करती थी, वो आज की डेट में 27% रह गई है। आइए देखते हैं आंकड़ों पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। महिलाओं के लिए पहले तो नौकरी हासिल करना ही आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी मुश्किल है उसे बरकरार रखना। विश्व बैंक की एक रिसर्च टीम के मुताबिक भारत में विवाह, मां बनना, लैंगिक पूर्वाग्रह और पित्त सत्ता महिलाओं के काम छोड़ने का प्रमुख कारण है। हालांकि शहरी संगठित क्षेत्र में विवाह महिलाओं की नौकरी के आड़े आता है, लेकिन ग्रामीण श्रमिकों के बीच अविवाहित की तुलना में शादीशुदा महिलाएं ज्यादा हैं। हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि शादी के बाद एक बहुत बड़ा वर्क कंपोनेंट घर का आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर दोनों में, और घर काम का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगा ना, तो दोनों को देखना और उतना इक्वल अटेंशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर औरतें ये सोचती हैं कि फिर मैं घर ही देखूँ ठीक से। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मातृत्व लाभ के कानूनी प्रावधान तो हैं, लेकिन इन पर ठीक से अमल नहीं होता। 2008 से 2012 के बीच श्रम अदालतों में मातृत्व लाभ से इनकार की 900 से ज्यादा शिकायतें आईं। लेकिन ऐसी महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है जो अदालतों का रुख नहीं करती, बल्कि नौकरी ही छोड़ देती हैं। ज्यादातर संस्थाएं या कंपनियां क्रेच और कामकाज के सीमित घंटों की सुविधा मुहैया नहीं कराती। ऐसे में बच्चों की देखभाल के लिए बहुत सी महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है। जो माइग्रेटेड है स्मॉल सिटीज़ से अर्बन सेंटर्स में, मैरिज माइग्रेशन हो गया एंड वो लोग सिटीज़ में चले आए, उसके लिए स्टेट की तरफ से कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड सुविधा नहीं है बच्चों को रखने के लिए। लैक ऑफ फैमिली और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है, जिसके वजह से महिलाएं क्विट कर लेती है लेबर मार्केट। तो अर्ली एग्जिट है। NSSO और जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2004-05 से 2011-12 के बीच करीब 2 करोड़ महिलाओं ने काम छोड़ा। 93 से 94 में कामकाजी उम्र की महिलाओं की कुल श्रम शक्ति में भागीदारी दर 42% थी। 2011-12 में ये 31% पर आ गई। 2004-2005 से 2009-2010 के दौरान ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी दर 49% से घटकर 37.8% रह गई। भारत की कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 27% है, जो विकसित देशों की तुलना में बेहद कम है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक स्कूल ऐसा जो दे रहा है प्राइवेट स्कूलों को चुनौती। अच्छा, मुझे मूव करना।
हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर उनका शहर में फणीश्वर नाथ रेणु का रचना संसार। हफ्ते के मुद्दे की बात करते हैं। हफ्ते के मुद्दे में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में चिट फंड घोटाले से जुड़ी खबरें। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चिट फंड घोटाले के खिलाफ चल रहे आंदोलन की खबर की। जी हां, पश्चिम बंगाल में किस तरह से निवेशक परेशान हैं और किस तरह से एजेंट परेशान हैं, इनकी खबरें तो हमने आपको पहले की कहानियों में दिखाई, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर निवेशक और एजेंट तमाम लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं ताकि उनका जो डूबा हुआ पैसा है वो किसी तरह से हासिल हो सके। और इसमें राजनीतिक दल मदद के लिए उतर तो रहे हैं, लेकिन इतने बिखरे हुए हैं कि इससे न निवेशकों का भला हो रहा है, न ही एजेंट्स का भला हो रहा है और न ही राजनीतिक दल एकजुट हो पा रहे हैं। एक रिपोर्ट। जलपाईगुड़ी के इन लोगों ने चिटफंड कंपनियों में अपने पैसे जमा किए थे। वे धोखाधड़ी के शिकार हुए। अलग अलग नाम से चिटफंड धोखे के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का नेतृत्व भी अलग अलग लोगों के हाथ में है। विपक्षी पार्टियां इसमें खूब सक्रिय हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस कहीं चिटफंड घोटाले में चले गए लोगों के साथ खड़ी नहीं दिखती। वैसे विपक्षी पार्टियां भी कोई साझा कार्यक्रम बनाने में नाकाम है। कांग्रेस से हमने तो हमारे ख्याल हमने बहुत कुछ किया। हमारे जितना कैपेसिटी है वो हमने चिटफंड के ऊपर लगाया। आंदोलनकारियों की मांग है कि चिटफंड के झांसे में आए लोगों के पैसे लौटाए जाएं। इस मामले की पूरी जांच हो कि ये पैसा कहां गया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर चिटफंड घोटाले पर लीपापोती कर रही है। उनके लोग जुड़े हुए हैं टीएमसी के, इसीलिए उन्होंने उसको और जलाने का प्रयास किया। जो पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी किए उन्होंने इसको और पेचीदा बना दिया और बाद में जब सीबीआई के पास आया तो मामला उसको सुलझाने में समय लगा। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज नेवर डूइंग पॉजिटिवली, रादर इट वेंट टू कोर्ट टाइम एंड अगेन सेइंग दैट देयर शुड नॉट बी एनी सीबीआई इन वेस्ट बंगाल। एजेंट और छले गए निवेशक राजनेताओं से उम्मीद जोड़ने की बजाय अब एकजुट होकर आंदोलन चला रहे हैं। इन राजनीतिक दलों के बीच में कई तरह के मतभेद, खास तौर पे वैचारिक मतभेद मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए क्या या साथ देने के लिए थोड़ी देर के लिए भी सही तैयार है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कोलकाता से अखिलेश सुमन। ये तो आपको पता ही होगा कि हरियाणा में इस साल 10वीं के नतीजे बेहद ख़राब और कमज़ोर रहे, लेकिन ये भी कहा गया कि जिन छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी उसमें से आधे छात्र फेल हो गए, यानी हर दूसरा छात्र जो था वो फेल हो गया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं जींद के एक सरकारी स्कूल की कहानी। वहाँ तो ऐसा हुआ कि पिछले 3 सालों के दौरान 10वीं का एक भी छात्र पास ही नहीं हो सका। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में जींद से ये खबर। ये है हरियाणा के जिंद जिले का एक सरकारी स्कूल। सिल्ला खेड़ी राजकीय उच्च विद्यालय आजकल गलत वजहों से सुर्खियों में है। इस स्कूल का कोई भी छात्र इस बार 10वीं कक्षा में पास नहीं हो सका। सभी 20 छात्र फेल हो गए। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी लगातार 2 साल पूरी की पूरी क्लास फेल हो चुकी है। छात्रों की शिकायत है कि टीचर उन्हें ठीक से नहीं पढ़ाते। ठीक है, 3 बिंदु कहाँ है देखो, ए, बे, से। एक रेखा में नहीं है ना ये। तो किसकी कमी मानते हो? टीचरों की। टीचर पढ़ाते नहीं आपको? नहीं पढ़ाते। तो कितने बच्चे हो आपको? 20 के 20 फेल हो गए। स्कूल प्रशासन का कहना है कि टीचरों की कमी है। स्कूल में शिक्षकों की 7 पद खाली हैं। विज्ञान और हिंदी का कोई टीचर नहीं है और इन्हीं 2 विषयों में बच्चे फेल हो रहे हैं। गांव के लोग इस हाल से खफा हैं। जिद करने लग जाते थे
उसके बाद हम ये कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमें हिंदी और साइंस का जो मुख्य सब्जेक्ट विषय है, इनका यहाँ अध्यापक न होने के कारण इन्हीं विषयों में बच्चों का लर्निंग लेवल जो कम है पाया गया। मैं इस गांव की सरपंच होने के नाते चिट्ठी लिखूंगी कि भी स्टाफ सही बदला जाए, अध्यापक मतलब मास्टर मैडम जो भी है अच्छे से आवे और बच्चे ना बढ़िया डाल पड़ा। अजीब बात यह है कि जिला शिक्षा प्रशासन स्कूल में स्टाफ कम होने की बात मानने को तैयार नहीं है। उल्टे वह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। से बात हुई है तो कह रहे हैं आपसी स्टाफ के तालमेल की कमी है, तो आज या कल में मैं खुद जाके देखूंगी उनका क्या करना है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे अगर बच्चों को पढ़ाते ही नहीं तो। सन 2015-16 में 10वीं कक्षा में कुल 15 बच्चे थे। सन 2014-15 में 10वीं कक्षा में 22 बच्चे थे। उनमें से कोई भी छात्र पास नहीं हो पाया। जिंद से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अभी आपने देखा हरियाणा के एक बदहाल स्कूल की कहानी। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में एक सरकारी स्कूल यानी कामयाब सरकारी स्कूल की कहानी, जो सुविधाओं के मामले में तमाम प्राइवेट स्कूलों को चुनौती दे रहा है। संभल से ग्राउंड रिपोर्ट। हरा भरा कैंपस, व्हाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ाते शिक्षक। बिजली का पुख्ता बंदोबस्त और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। यह नजारा है उत्तर प्रदेश में संभल जिले के इटायला माफी प्राथमिक स्कूल का। इंतजाम ऐसे कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को भी मात दे दे। राज्य शिक्षा विभाग ने इसे मॉडल स्कूल का दर्जा दिया है और इसे और सुंदर बनाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए भी देगी। हमारे यहाँ फैन चलते हैं बिल्कुल जब तक रहता है, समरसेबल है, स्मार्ट क्लास चलती है, सारा फर्नीचर हमने अपने पास से खरीदा है। जितनी बाउंड्री आप देख रहे हैं विभाग ने कुछ नहीं दिया, हमने अपने पास से कराई है। ऑफिस हमने अपने पास से बनाया है, रसोई हमने अपने पास से बनाई है। जो वैक फ्री वाला है जितना भी उसमें खर्च है वो हमने अपने पास से कराया है। इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग जितनी है वो सब हमने अपने पास से कराई है। ग्रीनरी, पौधे, लॉन, लैट्रिन, बाथरूम देख रहे हैं आप हमारा, वो सारा हमने अपने पास से कराया है। हमारा जो फर्स्ट क्लास है हमने उसको बैकलेस कर रखा है। उनको हम किताबी नॉलेज ना देकर उनको व्यवहारिक तरह से हम सिखा रहे हैं। स्मार्ट टीवी चालू होने वाला है और उसमें हम बच्चों को लेसन पढ़ाएंगे स्मार्ट टीवी के द्वारा। इस प्राइमरी स्कूल में 308 बच्चे हैं और दाखिलों के लिए लंबी लाइन है। वजह है सुविधाओं की बेहतर तस्वीर। यहाँ पहली कक्षा को बैग फ्री बना दिया गया है। छात्रों को पढ़ने का सामान स्कूल में ही मिलता है। हाजिरी बायोमेट्रिक से दर्ज होती है। कंप्यूटर की शिक्षा मुफ्त है। छात्र छात्राओं को समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है। सर हमारा स्कूल सभी स्कूलों से बहुत अच्छा है सर। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर हमने सर पढ़ा था सर, वहाँ इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी है यहाँ पर। सफाई भी है और क्या कहते हैं पढ़ाई भी अच्छी है। हमारा बच्चा तो इतना समझदार हो गया इस स्कूल में जब से यहाँ डाला है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा और निजी स्कूलों के बाजारीकरण के इस दौर में आम परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा का बेहतर इंतजाम चुनौती बना हुआ है। ऐसे में संभल का ये प्राथमिक विद्यालय दूसरे सरकारी स्कूलों के लिए नजीर बन सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब पलटते हैं इतिहास का पन्ना और देखते हैं कि देश में कैसे शुरू हुई पद्म पुरस्कारों की पूरी कवायद। उत्कृष्ट सेवा के लिए नागरिकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1954 में पद्म अलंकरण की शुरुआत हुई। ये सम्मान 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। कला, सामाजिक कार्य, जनहित के क्षेत्र में योगदान, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद और नागरिक सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म अलंकरण के प्रतीक चिन्ह मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस ने बनाए। 1954 में नंदलाल बोस को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज़ादी के बाद कुछ वर्षों को छोड़कर हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों के नामों का ऐलान हुआ है। वैसे ये सम्मान राष्ट्रपति के हाथों मार्च या अप्रैल में प्रदान किया जाता है।
ग्राउंड रिपोर्ट में आज बस इतना ही। नमस्कार।